तो अंशों के निर्गमन पर जो जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, उनमें जो सबसे पहले हमारी एंट्री आती है, वो आती है आवेदन राशि प्राप्त होने पर। आवेदन राशि प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ कि जब कंपनी अपने अंश का निर्गमन कर रही है, तो उसके अंशों को खरीदने के लिए जितने लोगों ने आवेदन किया है, तो वो राशि जब प्राप्त होती है, निर्गमन की कोई एंट्री नहीं होती। सीधी एंट्री कहाँ से होती है? आवेदन राशि मिलने पर। तो कंपनी ने अंशों का निर्गमन किया और जनता ने उसे खरीदा। तो जनता जब खरीद रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसने उसके लिए कुछ न कुछ पेमेंट किया होगा। तो वो पेमेंट यानी कि वो आवेदन राशि जब कंपनी को प्राप्त होती है, तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री होती है, वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आवेदन को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन, और क्योंकि अंश का आवेदन है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो सिंपल सी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में हम लोग डालेंगे बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, जितने शेयर पे रिसीव्ड हुई है और जितने रुपए की दर से रिसीव हुई है उसे दिखाएंगे। ठीक। फिर दूसरा क्या है कि आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करना। आवेदन राशि किस लिए मिली? ताकि उससे हमारी अंश पूंजी बन सके। तो अंश पूंजी खाते में आवेदन राशि को हस्तांतरित हम लोग करते हैं, तो उसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करते हैं और टू शेयर कैपिटल अकाउंट करते हैं। सिंपल सी एंट्री बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आवेदन के बाद जब कंपनी पहली याचना करती है, यानी कंपनी अपना पैसा मांगती है जनता से, तो उसे हम लोग कहते हैं आवंटन राशि। ठीक है, तो आवंटन राशि की मांग करना। आवेदन के बाद जो कंपनी है, ये जो जनरल एंट्री है वो एक के बाद एक सीरियल वाइज हम लोग को करनी होती है। ठीक है, तो इसमें आगे पीछे हम लोग एंट्रीज नहीं होती है, एक के बाद एक ऐसे ही जनरल एंट्री होती जाएगी। तो पहले आवेदन राशि प्राप्त होगी, उसे हम लोग अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। उसके बाद कंपनी जो है वो आवंटन राशि की मांग करेगी। तो आवंटन राशि की जब मांग कंपनी करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपनी अपनी आवंटन राशि की मांग कर, यानी कंपनी कुछ रुपए जो है, अंश का कुछ हिस्सा जो है वो जनता से मांग रही है, तो उसको हम लोग आवंटन राशि बोलते हैं। हो जाएगा बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, यानी कि अभी मांग रही है, ड्यू ऑन जितने शेयर पे मांग रही है और जितने रुपए की दर से मांग रही है उसे दिखा देंगे। उसके बाद जब कंपनी ने आवंटन राशि मांगी, तो आवंटन राशि क्या होगी? उसे प्राप्त होगी, यानी कि जनता उसे देगी आवंटन राशि। तो एंट्री सिंपल से हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आप इसको और बढ़ा सकते हैं कि कितने शेयर पे प्राप्त हुआ और कितने रुपए की दर से प्राप्त हुआ। इसके बाद आवंटन के बाद जो है वो कंपनी जब अंश पे फिर पैसा मांगती है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रथम मांग या फिर प्रथम याचना, आप उसे कह सकते हैं। तो आवंटन के बाद कंपनी द्वारा जो राशि मांगी जाती है उसको प्रथम मांग या प्रथम याचना कहते हैं। तो जब कंपनी प्रथम मांग की याचना करती है, यानी कि आवंटन के बाद जब वो पैसा मांगती है, तो सिंपल सी उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? तो प्रथम मांग है तो उसको शेयर फर्स्ट कॉल बोलते हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी मांग रही है, तो बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन, जितने भी शेयर पे मांग रही है और जितने रुपए की दर से मांग रही है उन्हें दिखा देंगे। तो जब कंपनी ने प्रथम मांग की याचना की है, यानी कि पैसा मांगा है, तो उसे प्राप्त होगा। तो प्रथम मांग की राशि प्राप्त होने पर सिंपल सी एंट्री वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यानी कि शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा हमें मिल रहा है। कितने शेयर पे मिल रहा है वो हम लोग नीचे मेंशन कर देंगे। इसके बाद जब प्रथम मांग कंपनी को मिल जाता है, उसके बाद कंपनी फिर दोबारा अगर पैसा मांगती है अपने अंश का पैसा, तो उसे कहते हैं द्वितीय मांग, यानी कि सेकंड कॉल इसे कहते हैं। तो द्वितीय मांग की जो याचना होती है उसकी भी सिंपल सी एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बिंग शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू ऑन, जितने भी शेयर हैं और जितने रुपए की दर से हैं। तो द्वितीय याचना की राशि फिर क्या होगी? कंपनी को प्राप्त हो जाएगी, जनता उसे देगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट हो जाएगा, यानी कि हमें शेयर सेकंड कॉल का मनी मिल गया है। उसके बाद इस कंपनी जो है वो लास्ट याचना करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं अंतिम मांग की याचना करना, यानी अंतिम मांग करना। तो उसके लिए देता है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अंतिम मांग की राशि जब कंपनी को प्राप्त होती है, तो सिंपल सी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए, जरूरी नहीं कंपनी के 3 बार 4 बार में मांगे, कंपनी का जितने बार में भी अपने अंश की राशि मांग सकती है। तो जैसा हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा उतने कॉल तक हमें जो है जनरल एंट्रीज करनी होंगी। तो ये तो है कि कंपनी किस्तों में, यानी कि टाइम टाइम पर अपने जो अंश का कुछ पैसा है, जो कुछ हिस्सा है, वो जो अंशधारी हैं उनसे मांगती है। तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होती है। लेकिन कभी कभी होता है कि अंश जो कंपनी है वो एक बार में ही अपने अंशों का पैसा ले लेती है, अपने अंशधारी से एक बार में ही अंश का पूरा पैसा ले लेती है। तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या होगा? जैसे ना कि अंशों का पूर्णतः प्राप्ति के रूप में निर्गमन। अगर हमारे क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी एक बार में ही जो है एक मुश्त राशि अंश की प्राप्त कर ले रही है, तो सिंपल सी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि वो एक बार में अपनी पूरी अंश पूंजी क्या कर रही है? प्राप्त कर ले रही है। तो यहाँ पर जाएगा बिंग जितना भी शेयर है ऑफ रुपीज़, जितने भी उनका रेट है एक शेयर का, इशूड एट पर एज फुल्ली पेड, यानी कि पूरी तरीके से इनका पेमेंट हो चुका है। तो ये कुछ सिंपल सी जनरल एंट्रीज थी जो कि एक कंपनी अंश के निर्गमन के संबंध में करती है। हालांकि इसमें बीच बीच में कुछ और नई जनरल एंट्रीज ऐड होती जाएंगी, वो हमारी सिचुएशन जो होगी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग होगी, तो वो हम आपको उस सिचुएशन के हिसाब से आगे बताते चलेंगे। फिलहाल आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो ये जनरल एंट्रीज थी। अब आइए देखते हैं कि जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, तो उसके लिए वो जो आर्थिक चिट्ठा बनाती है उसमें वो अपनी अंश पूंजी को कैसे दिखाती है।
तो देखिए यहाँ पर जो हमारी कंपनी का आर्थिक चिट्ठा होता है उसमें जो शेयर कैपिटल जो दिखाया जाता है वो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार दिखाया जाता है। तो ये कंपनी का जो आर्थिक चिट्ठा होता है वो जो अभी तक हम लोग पार्टनरशिप तक जो एक आर्थिक चिट्ठा बनाते हुए आए हैं उससे अलग होता है। ये जो आर्थिक चिट्ठा होता है ये लंबवत होता है, यानी कि यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज़ के लिए 2 अलग-अलग कॉलम नहीं होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लायबिलिटीज़ दिखाते हैं और लायबिलिटीज़ का जो होता है कॉलम खत्म होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स दिखाते हैं। तो एक के नीचे एक यहाँ पर हम लोग को क्या करनी होती है, मदें दिखानी होती है। पहले लायबिलिटीज़ आती हैं और फिर एसेट्स आते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें शेयर कैपिटल के बारे में जानकारी ग्रहण करनी है कि शेयर कैपिटल कैसे दिखाते हैं, तो सबसे पहले ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है कि बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी हो एज एट जिस भी डेट पे बनाई जा रही है। ये 3 कॉलम बनते हैं, पर्टिकुलर, नोट नंबर और रुपीज़ का। तो नोट नंबर का यहाँ पे कोई खास महत्व उतना नहीं है। पर्टिकुलर्स में सबसे पहली हेडिंग जो हमारे शेयर कैपिटल के संबंध में है, कंपनी के अंश पूंजी के संबंध में, तो हेडिंग पड़ती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, ये जो रहता है ये पूरा कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इसके अंदर पहला जो आता है टॉपिक वो आता है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहला हमारा जो है टॉपिक वो है शेयर कैपिटल, जिसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो शेयर कैपिटल जो है वो जो उसकी कौन सी रकम यहाँ पर लिखी जाती है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ऐसे ही हमारी 4-5 जो है लायबिलिटीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, जिससे जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया होगा उनसे संबंधित चीज़ों को हमें यहाँ पर दिखाना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा जब लायबिलिटीज़ का कॉलम खत्म हो जाता है टोटल कर देंगे। फिर लायबिलिटीज़ को टोटल बंद करने के बाद फिर हम लोग एसेट्स का जो है वो कॉलम ऑन करेंगे। एसेट में सबसे पहले नॉन करेंट एसेट, यानी कि आप कह सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स के अमाउंट को दिखाया जाता है, और उसके बाद जो हमारा करेंट एसेट्स है उसे दिखाया जाएगा और फिर टोटल करेंगे। और जाहिर सी बात है कि लायबिलिटीज़ और एसेट दोनों क्या है वो इक्वल ही आएंगे। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हमारा मेन अमाउंट होता है, जो आखिरी अमाउंट होता है वो दिखाया जाता है किसी भी मद का। ठीक है, वो मदें आई कैसे हैं उसके लिए जैसे हम लोग वर्किंग नोट करते हैं, तो यहाँ पर वर्किंग नोट ना हो करके इसके अंतर्गत नोट्स ऑफ अकाउंट्स बनाया जाता है, नोट्स टू अकाउंट, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। यानी कि हमें जो हमारा जो मेन बैलेंस शीट है वहाँ पे हमें क्लियर अमाउंट, जो मेन अमाउंट है वो दिखाते हैं, और वो अमाउंट आया कैसे उसे हम लोग क्या करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं, जिसमें हम जो हमारा कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले पर्टिकुलर्स डालते हैं, अमाउंट ये 2 कॉलम में होगा। सबसे पहले हमारा शेयर कैपिटल है कि शेयर कैपिटल हमारा कितना आएगा और कैसे आएगा। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल दिखाएंगे, तो उसके अंतर्गत आएगा ऑथराइज कैपिटल, यानी कि अधिकृत पूंजी, जो कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो अधिकृत पूंजी यानी कि हमारी जो कंपनी है वो कितने अंश के साथ और कितने रुपए प्रति अंश के साथ जो है वो रजिस्टर्ड हुई है, वो हमें यहाँ पर दिखाना होगा। तो अधिकृत पूंजी को यहाँ पर दिखा करके दोनों कॉलम बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि अधिकृत पूंजी से हमें मतलब नहीं है। अधिकृत पूंजी से तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई है। तो जो भी अधिकृत पूंजी होगी उसे दिखा करके कॉलम बंद कर देंगे टोटल। उसके बाद इशूड कैपिटल, यानी कि कंपनी ने कितनी पूंजी का निर्गमन किया है। तो जितने भी शेयर का निर्गमन किया है और जितने रेट से निर्गमन किया है उस हिसाब से जो भी आएगा पूंजी, निर्गमित पूंजी, उसे हम लोग दिखाएंगे, और इसे भी हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? इसलिए क्योंकि शेयर कैपिटल हमारा क्या होगा, शेयर कैपिटल वो कैपिटल एक तरीके से कहलाएगा जो कि हमें जनता से वास्तव में प्राप्त हो चुका है। तो अभी ये तो प्राप्त हुआ नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने क्या किया है, जनता के पास अपने अंश भेजे हैं। तो उसने कितना भेजा है इससे हमें मतलब नहीं है, तो उसे भी हम लोग नोट डाउन करेंगे, दिखाएंगे, बट इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कि जो आपने अभी पढ़ा था प्रार्थित पूंजी, यानी कि जनता ने कितनी पूंजी, कितने अंश को खरीदा है। तो जितने अंश को खरीदा है और जितने रुपए की दर से खरीदा उसे दिखाएंगे, टोटल जो अमाउंट आएगा उसे दिखा करके इसे भी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनता ने अभी खरीदा है, अभी कंपनी को पूरी अंश पूंजी प्राप्त नहीं हुई है। उसके बाद जब जनता पूंजी खरीद लेती है, यानी कि अंश खरीद लेती है, तो कंपनी क्या करती है, उन अंशों पर क्या करती है, याचना करती है, यानी कि अपनी पूंजी की मांग करती है। जैसे जनता ने अंश खरीद लिए, अब उन अंशों का पैसा जो है वो कंपनी क्या करती है, अपनी ज़रूरत पर जब जब उसको आवश्यकता पड़ती है तो वो उस टाइम अपनी पूंजी क्या करती है, जनता से मांगती है, कुछ कुछ रकम जो है वो अंशों का जनता से मांगती है। तो उसे ही हम लोग कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि याचित पूंजी। तो कंपनी ने कितने शेयर पर कितने रुपये की दर से टोटल कितना कैपिटल मांगा है उसे हम लोग टोटल करके दिखाते हैं, बट इसे भी हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कंपनी ने मांगा है। अब आती है बारी पेड अप कैपिटल की, यानी कि कंपनी को कितनी पूंजी मिली है, यानी कि चुकता पूंजी। कंपनी को जितनी पूंजी मिली है वो हमारी होती है मेन पूंजी, जिससे कि हमारा जो कंपनी है वो उसका संचालन होता है। तो कंपनी ने जितने भी शेयर पे जितने रुपए की दर से पूंजी मांगी होगी उस हिसाब से कंपनी को जितने भी शेयर पर जितने रुपए की दर से हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेड अप कैपिटल का मतलब तो ये हो गया कि कंपनी को जितनी पूंजी मिली है वो हम लोग दिखाते हैं। लेकिन उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे, पेड अप कैपिटल के अंतर्गत कि कंपनी ने जितनी शेयर पर जितने रुपए की दर से पैसा मांगा है वो दिखाएंगे। ठीक है, अगर उसमें कुछ कॉल इन एरियर का मतलब कि कुछ अंशों पर राशि जो है वो नहीं मिल पाती। जैसे होता है ना कि सभी लोग तो पैसा देते नहीं हैं, खरीद तो लेते हैं अंश, लेकिन क्या करते हैं, पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ अंशों पर क्या होता है कि कुछ पैसे नहीं मिले रहते, तो जो पैसे नहीं मिले हैं उससे क्या कहता है, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसे तो माइनस कर देंगे।
प्लस क्या करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर। देखिए शेयर फॉर फ्यूचर जो है वो अभी आगे आप लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर हम आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं कि जैसे जिस अंश पे जो है वो अंशधारी अगर जैसे मान लीजिए अंशधारी ने कोई अंश खरीदा और उस अंश पर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, वो उसने उसका 2-4 पेमेंट वो करने में सक्षम नहीं रहा, एक पेमेंट नहीं किया तब तो कंपनी अधिकतर छोड़ देती है, लेकिन उसने 2-3 पेमेंट जितनी बार कंपनी ने मांगा उतना पेमेंट वो नहीं कर पाए, तो कंपनी क्या करती है, उससे अपना अंश छीन लेती है, यानी कि जब्त कर लेती है कि जब आप हमारे अंश पे पेमेंट ही नहीं कर पा रहे तो आप अंश रख करके क्या करेंगे। तो कंपनी क्या करती है, उन अंशों को अपने पास ले लेती है। तो उसे क्या किया जाता है, यहाँ पर ऐड किया जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे ऐड करेंगे। तो वही कि कंपनी ने जितनी राशि मांगी उसे हम लोग टोटल करते हैं, उसमें से जितना हमें नहीं मिली है राशि अंशों पर उसे माइनस करेंगे, और अगर कंपनी ने कुछ अंशों का हरण किया यानी कि शेयर फॉर फ्यूचर हुआ है तो उसे ऐड करके जो अमाउंट अब आएगा वो आएगी हमारी चुकता पूंजी, तो उससे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। और कभी कभी क्या होता है कि जितनी कंपनी ने पूंजी मांगी वो पूरी की पूरी मिल जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पेड अप कैपिटल लिख करके डायरेक्टली पूरी अगर पूंजी मिल गई है तो डायरेक्टली यहाँ पर दिखा देंगे, उसमें माइनस प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर इसलिए बताइए क्योंकि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो हम लोग को इस तरीके से दिखाना है। अगर पूरी राशि एक बार में मिल गई है बिना कुछ उसमें प्लस माइनस किए तो हम लोग डायरेक्टली पेड अप कैपिटल करके यहाँ पर अमाउंट जो भी हमें मिली है राशि वो दिखा देंगे। तो ये हो गया शेयर कैपिटल। तो जो अभी हमने बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखाया था तो उसके सामने जो अमाउंट है वो अमाउंट कौन सा रहता है, वो अमाउंट होता है पेड अप कैपिटल का, यानी कि चुकता पूंजी। तो कंपनी की जो चुकता पूंजी होती है उसी से कंपनी क्या करती है, अपना व्यापार का संचालन करती है। तो इसी वजह से बैलेंस शीट में कौन सी पूंजी दिखाई जाती है, चुकता पूंजी। बाकी जो भी पूंजी है उनका मेंशन किया जाता है बट उसे कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, जैसे हमारा क्वेश्चन है उसमें कुछ रिजर्व एंड सरप्लस से संबंधित कोई मदें दी हुई हैं, तो उन मदों की गणना किस प्रकार की गई है, अगर उसमें भी कुछ कैलकुलेशन रहा होगा तो उन्हें भी उनके हेडिंग के हिसाब से, उनके नाम के हिसाब से इस तरीके से आप करके जोड़ करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर कुछ लास्ट में टोटल नहीं होता है, एक के बाद एक करके जिन मदों में आपको वर्किंग नोट की ज़रूरत होती है उन मदों को एक के बाद एक करके दिखा दें। पहले जो होती है वो लायबिलिटी से संबंधित वर्किंग नोट होते हैं। जब लायबिलिटी का वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाता है तो उसके नीचे एसेट से संबंधित अगर कोई वर्किंग नोट है तो उसे दिखा दिया जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। एक तरीके से ये वर्किंग नोट करने का तरीका है, जो हम लोग रफली करते हैं वो रफली ना होकर के यहाँ पर एक कायदे से किया जाता है। तो ये था सिंपल सा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो बैलेंस शीट बनाया जाता है शेयर कैपिटल के लिए वो, और जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो हमने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया भी होगा। अब इसी के बेस पे नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो नया हम लोग का पैटर्न आया है SM शुक्ला का, उसके आधार पर जो भी क्वेश्चन होंगे बुक में उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक के बाद एक करके सॉल्व करते चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लास पे। थैंक यू।